वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम की चर्चा करेंगे। इक्विलिब्रियम अर्थशास्त्र में इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन किया गया है। इक्विलिब्रियम को जो जनरल काइंड्स है, जनरल उसका तरीका प्रकार है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। स्थिर संस्थिति, स्थिर संतुलन, अस्थिर संस्थिति या अस्थिर संतुलन और उदासीन संस्थिति या उदासीन संतुलन किसे कहते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम का जो शब्दावली की दृष्टि से देखते हैं हम लोग, तो इक्विलिब्रियम लैटिन शब्द इक्विलिब्रियम से बना हुआ है और यह दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, एक्वस प्लस लिब्रा। एक्वस का अर्थ होता है इक्वल और लिब्रा का अर्थ होता है बैलेंस यानी संतुलन। इक्वल का मतलब समान और बैलेंस का मतलब संतुलन। समान संतुलन को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यानी इक्विलिब्रियम का जब हम बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ, उसका आशय हुआ समान संतुलन से। जिस प्रकार जीवन में बैलेंस का महत्व है, हमारे जीवन में जिस प्रकार बैलेंस का महत्व है, ठीक वही स्थिति अर्थशास्त्र में इक्विलिब्रियम की स्थिति है। वास्तव में दोनों एक ही चीज़ें हैं। बैलेंस, जैसे हम जीवन के अपने उतार चढ़ाव, अपने सुख दुख में बैलेंस बनाए रखने की बात करते हैं, वैसे ही अर्थव्यवस्था में जो भी इकोनॉमिक मॉडल में हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसमें हम यही देखते हैं कि इक्विलिब्रियम हमारा कैसे एनालाइज होता है, इक्विलिब्रियम कैसे स्थापित होता है। और कुछ अर्थशास्त्री तो कहते हैं, जैसे प्रोफेसर स्टेगलर, वो कहते हैं कि पूरा इकोनॉमिक एनालिसिस ही इक्विलिब्रियम के एनालिसिस पर आधारित है। पूरा इकोनॉमिक एनालिसिस में हम सिर्फ इक्विलिब्रियम एनालिसिस की ही बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र में हम लोगों ने देखा कि इक्विलिब्रियम का बहुत महत्व है। अब हम लोग आते हैं कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं या इक्विलिब्रियम को हम कैसे समझें, इस पर आते हैं हम लोग। तो इक्विलिब्रियम का आशय, जैसे यहाँ पे अभी शाब्दिक रूप से देखा गया, जो उसका शाब्दिक अर्थ हुआ समान संतुलन, तो इसका मतलब है कि कुछ विपरीत शक्तियाँ किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर लग रही हैं और वह समान मात्रा की हैं और उस स्थिति में जब ये परस्पर समान मात्रा और परस्पर विपरीत दिशाओं में कार्य कर रही हैं, उस स्थिति में भी अगर यह पिंड स्थिर है, यह पिंड स्टेबल है, तो हमें कह रहे हैं कि यह संतुलन की स्थिति में है। यह साइंस की शब्दावली में हम लोग डिफिनेशन कर रहे हैं कि फिजिक्स में, यांत्रिकी में जो डिफाइन किया जाता है इक्विलिब्रियम की स्थिति या स्थिर अवस्था, वह दिखाता है कि अगर किसी वस्तु पर दो समान बल परस्पर विपरीत दिशाओं में कार्यरत हों और फिर भी पिंड स्थिर हो, तो हमें मानते हैं कि यह संतुलन की अवस्था है। परंतु जब हम अर्थशास्त्र में संतुलन की बात करते हैं, तो वहाँ स्थिर अवस्था की बात नहीं करते। यही ध्यान रखिएगा, जो इक्विलिब्रियम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह बेसिकली फिजिक्स से ही आया हुआ है, साइंस से ही हुआ है। तो साइंस में जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, कोई पिंड इक्विलिब्रियम में है, तो उसका मतलब है कि दो समान बल परस्पर विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं और उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो हम स्थिर अवस्था में रहे अर्थव्यवस्था यह नहीं देखते, यह संभव ही नहीं है। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाएगी, तो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादित क्रियाएं वो सब ब्रेक हो जाएंगी, तो फिर अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगा। तो अर्थव्यवस्था सतत गतिशील बनी रहती है। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम में इस तरह रहेगी। जब हम अर्थशास्त्र में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो वहाँ पर स्थिर अवस्था से उसका आशय नहीं होता। उसका आशय होता है कि अर्थव्यवस्था गतिशील रहेगी, लेकिन जो उसके गतिशीलन की जो दर है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट है, वह स्थिर होगी। यानी जो उसमें गतिशीलता होगी उसमें चेंजेस नहीं होगी। जो उसमें गति के परिवर्तन की दर होगी वह स्थिर हो। गति के परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट, यह स्थिर होगी। जबकि जब हम यांत्रिक में, जब हम फिजिक्स में बात करते हैं, तो वहाँ ये कहते हैं कि अगर स्थिर है तो इसका मतलब कोई मूवमेंट उसमें नहीं हो रहा है, वह परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है या स्थिर है। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो वह अर्थव्यवस्था गतिशील है,
क्योंकि उसमें लगातार आर्थिक क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, उत्पादन भी हो रहा है, उपभोग भी हो रहा है, वितरण भी हो रहा है, सारी आर्थिक क्रियाएं एक साथ चल रही हैं और उसके बावजूद अर्थव्यवस्था संतुलन में है, तो इसका आशय यह है कि उसमें जो उसकी गति की दर है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि वो कंटिन्यूअस साइमल्टेनियस मूवमेंट रेट से बढ़ता हुआ है। तो अर्थात अर्थशास्त्र में इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था गतिशील तो रहेगी, परंतु उसमें परिवर्तन की जो दर होगी वह स्थिर होगी। जबकि जब हम साइंस की भाषा में बात करते हैं तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वहाँ पे परिवर्तन ही नहीं होता है, स्थिर हो जाती है पिंड। तो हम लोगों ने देखा कि इक्विलिब्रियम को अर्थशास्त्र में और विज्ञान में कैसे अलग अलग समझा गया है, कैसा अलग अलग माना गया है। अब हम लोग आते हैं कि इक्विलिब्रियम के प्रकार क्या हैं। तो इक्विलिब्रियम में अर्थशास्त्र में कई प्रकार के इक्विलिब्रियम की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोग केवल 3 इसके प्रकार बेसिक देखेंगे: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यह 3 स्थिर संतुलन, स्थिर संतुलन या स्थिर संस्थिति, अस्थिर संतुलन या अस्थिर संस्थिति, और तीसरा जो प्रकार है वह है उदासीन या तटस्थ संतुलन या न्यूट्रल। ये 3 प्रकार हो गए इक्विलिब्रियम की अर्थव्यवस्था में। संतुलन या संस्थिति की ये 3 प्रकार हो गए: स्थिर संतुलन, अस्थिर संतुलन और तटस्थ संतुलन। अब हमको इसको समझना है तीनों को चित्र के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे, धारणात्मक रूप से भी क्लियर होंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र में इसका बहुत महत्व है, धारणा है कि हम इसको कैसे समझते हैं या इसका आशय क्या है इक्विलिब्रियम का। जब हम स्थिर संतुलन की बात करते हैं तो इसका आशय यह है कि ऐसा संतुलन अर्थव्यवस्था में अगर ऐसा संतुलन स्थापित है जो पुनः अर्थव्यवस्था में अगर ऐसा संतुलन हो कि अगर उस संतुलन में हम असंतुलन उत्पन्न कर दें तो उस अर्थव्यवस्था को पुनः संतुलन की ओर लाने वाली शक्तियां क्रियाशील हों और फिर से उसको वापस पुराने संतुलन में स्थापित कर दें, तो हमें कहेंगे कि वह जो संतुलन है वह स्थिर संतुलन है या स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अर्थात ऐसा संतुलन, एक संतुलन ऐसा है अगर जिसमें हम थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दें तो फिर से वापस में वो संतुलन वापस आ जाए, अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाए, तो वह जो संतुलन होगा वह स्थिर संतुलन कहलाएगा। और ऐसा संतुलन जिसमें अगर हम थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दें तो अर्थव्यवस्था इस प्रकार से अस्थिर हो जाए कि फिर से पुनः पुराने संतुलन वापस ना आ पाए, बल्कि और संतुलन से दूर भागती जाए, दूर हटती जाए, तो ऐसा संतुलन जो है अस्थिर संतुलन या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तीसरा जो प्रकार है तटस्थ संतुलन का, यह इक्विलिब्रियम तब कहा जाता है जब ऐसा संतुलन हो, ऐसा इक्विलिब्रियम हो कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए जो कि संतुलन को अपरिवर्तित कर दे, जो संतुलन को परिवर्तित कर दे, बदल दे, तो उस स्थिति में फिर से अर्थव्यवस्था में संतुलनकारी शक्तियां जागृत हों और उसको संतुलन की ओर लाएं, परंतु अर्थव्यवस्था अपने पुराने स्तर पर वापस न लौटे बल्कि संतुलन के किसी और स्तर पर जाकर स्थिर हो जाए, तो ऐसा जो संतुलन होता है वह तटस्थ संतुलन कहलाता है। यानी तीनों संतुलन को बारीकी से एक लाइन में अगर हम समझना चाहें कि तीनों संतुलन ऐसे संतुलन हैं जिसमें जब हम स्थिर संतुलन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि संतुलन में जैसे परिवर्तन करेंगे उसकी ऐसी शक्तियां जागृत होंगी जो पुनः उसको पुराने संतुलन पर वापस ला देंगी। तो ऐसी अवस्था को, ऐसी संतुलन के स्तर को हम लोग स्थिर संतुलन कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा संतुलन हो अर्थव्यवस्था में जब थोड़ा सा भी असंतुलन कर दिया जाए तो अर्थव्यवस्था संतुलन पर स्थापित न हो बल्कि संतुलन से और दूर चली जाए, यानी उसकी शक्तियां जो हैं संतुलन को स्थापित करने वाली उस अर्थव्यवस्था में उसको संतुलन से दूर हटाती हुई प्रतीत हो, तो वह जो संतुलन होगा वह अस्थिर संतुलन कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तीसरा जो संतुलन है वह तटस्थ संतुलन है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें ऐसा संतुलन जिसमें अगर हम थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दें
यानी संतुलन से थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दें हम, तो उसके कारण अर्थव्यवस्था में जो संतुलन लाने वाली शक्तियां हैं वह उसको फिर से संतुलन में लाएंगी, लेकिन पुराना संतुलन स्थापित नहीं होगा, बल्कि संतुलन का कोई एक और नया स्तर स्थापित होगा। तो ये स्थिर संतुलन और तटस्थ संतुलन एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? स्थिर संतुलन में अर्थव्यवस्था फिर से अपने पुराने संतुलन स्तर पर वापस आती है, जबकि तटस्थ संतुलन में ये कोई नया स्तर पकड़ती है। ये भी संतुलन में आएगी, लेकिन कोई नया स्तर होगा, पुराना स्तर पर वापस नहीं आएगी। जबकि अस्थिर संतुलन में क्या होता है? यहाँ पर अर्थव्यवस्था संतुलन में आती ही नहीं, बल्कि संतुलन से और दूर भागती है। तो धारणात्मक रूप से इन तीनों संतुलन को हम लोग अच्छी तरह समझ गए। अब इसको एक उदाहरण से समझाया है शुम्पीटर ने। शुम्पीटर ने कहा कि अगर कोई कटोरा है और उस कटोरा के अंदर कोई एक बाल रखी हुई है इस तरह, तो यह स्थिर संतुलन का उदाहरण है। इसलिए कि अगर इस बाल में, जो बाल बिल्कुल बीचों बीच इसके रखी हुई है, अगर इस बाल में हम थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं, इसको पुश करें आगे की ओर, तो यह आगे बढ़ेगी, लेकिन आगे बढ़कर फिर से वापस अपने संतुलन पर स्थापित हो जाएगी। अगर इधर हम पुश करते हैं तो यह थोड़ा सा आगे बढ़ेगी और फिर वापस अपने इसी जगह पर स्थापित हो जाएगी। तो ये जो संतुलन है इसका, एक कटोरे के अंदर रखी हुई जो बीचों बीच गेंद है, वह स्थिर संतुलन का उदाहरण होगा, स्थिर संस्थिति का उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण देते हैं कि अगर इसी कटोरे को हम पलट कर रखें इस तरह, और इस कटोरी के जो नीचे वाला भाग है, जो ऊपर वाला भाग है, पेंदी वाला भाग ऊपर जो है अब गया, और वह समतल नहीं है, उस पर अगर कोई गेंद रखी है इस तरह, तो यह जो उदाहरण होगा यह अस्थिर संतुलन का उदाहरण होगा। चूँकि जैसे ही थोड़ा सा असंतुलन करेंगे, थोड़ा सा भी पुश करेंगे, तो यह बाल इधर से नीचे आ जाएगी और यह बहुत दूर भाग जाएगी, फिर से वापस अपने स्थान पे नहीं आएगी। अगर इधर हम पुश करते हैं इस तरफ से, तो यह इधर आ जाएगी और अपने संतुलन पर वापस नहीं आ जाएगी। तो यह जो उदाहरण हुआ, यह दूसरा उदाहरण होगा अस्थिर संतुलन का, और यह जो उदाहरण था यह पहला उदाहरण था स्थिर संतुलन का। तीसरा उदाहरण देते हैं कि अगर कोई चिकनी मेज हो बिलेट्स के, और वहाँ पर मेज है और वहाँ पर हम बाल रखे हुए हैं, चिकनी मेज है, उस पर अगर बाल रखा हुआ है, अब उसको अगर हम थोड़ा सा पुश करते हैं, तो यह बाल आगे कहीं धीरे धीरे जाकर मूवमेंट करते हुए किसी एक जगह पर आके रुक जाएगी। तो अब भी यह संतुलन में तो आ जाएगी, लेकिन अपने पुराने स्तर पर वापस नहीं आई, एक नया संतुलन स्थापित कर ली। यह जो संतुलन है यह तटस्थ संतुलन कहलाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इन तीनों संतुलन को हम लोग धारणात्मक रूप से समझे, उदाहरण से भी समझे। अब आइए हम लोग इसको चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। 3 चित्र हमने लिया हुआ है, पहला चित्र, दूसरा चित्र और तीसरा। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है, तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हम लोग समझेंगे। तीनों चित्रों में बारी बारी से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, एज यूजुअल जैसे होता है इकोनॉमिक्स में। यह डिमांड कर्व है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ। यह सप्लाई कर्व है, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। और इसके कारण जो इक्विलिब्रियम निर्धारित हो रहा है ई बिंदु पर, और उसके कारण जो मात्रा निर्धारित हो रही है ओ क्यू स्टार पर आ रही है, यह साम्य मात्रा है। और पी स्टार पर मूल्य का निर्धारण हो रहा है, चूँकि एक्स एक्सिस पे तीनों जगह क्वांटिटी ली गई है, मात्रा ली गई है, जबकि वाई एक्सिस पे तीनों डायग्राम में प्राइस या मूल्य, कीमत स्तर लिए गए हैं। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस डायग्राम में क्या स्थिर संस्थिति हम बात कर रहे हैं, स्थिर संस्थिति के गुण है इसमें। यानी जो अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित हुआ है ई पॉइंट पर, अगर इसमें थोड़ा सा हम विचलन कर दें, थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दें, इसकी संतुलन की अवस्था बदल दें, तो क्या फिर से वापस अपनी स्थिति में वापस आती है? ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अब हम थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं इसके अर्थ संतुलन में। अब हम मानते हैं कि संतुलन कीमत पी स्टार ना होकर के यहाँ पर है, P1 पर है। अब अगर P1 पर है तो उस स्थिति में जो सप्लाई वाली मात्रा है वह मात्रा कितनी हो गई? इतनी हो गई। इसको डायग्राम से हम बना के देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर मात्रा इतनी आ जाएगी। यह सप्लाई की जो मात्रा है यह इतनी मात्रा हो गई, जबकि डिमांड वाली जो मात्रा है वो सिर्फ इतनी है। डिमांड कर्व से जुड़ी हुई जो गैप दिख रहा है यहाँ पर, यह डिमांड की मात्रा शो कर रही है, और यह जो इतनी मात्रा है यह सप्लाई को शो कर रही है। इसको हम यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा
सघनता हो जाएगी, देखने में उतना क्लियर नहीं होगा, मात्रा कई बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ डायग्राम में ही देख लेते हैं कि यह जो मात्रा दिखा रही है यह डिमांड की मात्रा है इस P1 कीमत पर, और यह सप्लाई की मात्रा है, यह आपूर्ति की मात्रा है। जब सप्लाई ज़्यादा है, अर्थात देख रहे हैं सप्लाई इतनी है, डिमांड इतनी है, यानी एक्सेस सप्लाई है। जब एक्सेस सप्लाई होती है तो यानी डिमांड कम है, पूर्ति ज़्यादा है, तो उस स्थिति में उत्पादक अपने वस्तुओं का मूल्य में थोड़ी कमी करता है और अधिक अपने उत्पादों को बेचने का प्रयास करता है। तो वस्तु के मूल्य में कमी करेगा, तो मान लीजिए मूल्य घटकर इस स्तर पर वापस आता है P2। वस्तुओं के मूल्य में कमी होगी तो मूल्य घटकर P2 हो जाता है। अब P2 जब मूल्य स्तर हो जाता है तो उस स्थिति में देख रहे हैं, उस स्थिति में भी देख रहे हैं हम लोग कि जो मांगी जाने वाली मात्रा है, जो डिमांड मात्रा है वह इतनी है, इतना, इसको एक्सेस से मिलाएंगे, इतनी मात्रा है, और जबकि जो आपूर्ति की जाने वाली मात्रा है वह देखिए इतनी है, इतनी मात्रा है, और जो मांगी जाने वाली मात्रा है वह इतनी है। इसको Q1 Q2 नाम दे सकते हैं। अब भी इस स्थिति में भी सप्लाई वाली मात्रा ज़्यादा है, आपूर्ति ज़्यादा हो रही है जबकि डिमांड कम है। तो जब सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो उसका परिणाम क्या होता है कि वस्तुओं के मूल्य में कमी होती है। तो फिर से प्राइस नीचे की ओर आएगी, और ये मान लीजिए यहाँ पर आ जाती है P3 स्तर पे, P3 स्तर निर्धारित होता है। जब P3 स्तर निर्धारित होता है उस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि अब भी जो हमारा सप्लाई की मात्रा है वह इतनी है, जबकि डिमांड की मात्रा सिर्फ इतनी है, इतनी ही मांगी जाने वाली मात्रा है, जबकि उत्पादन की जाने वाली मात्रा इतनी है। तो सप्लाई की मात्रा अब भी ज़्यादा है, एक्सेस सप्लाई है, तो एक्सेस सप्लाई का क्या प्रभाव होगा कि कीमतें घटेंगी, और फिर यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कीमत घटकर P स्टार पर नहीं आ जाती। और जैसे ही कीमत घटते हुए P स्टार पर आ जाएगी, उस स्थिति में यहाँ जो एक्सेस सप्लाई थी वो खत्म हो जाती है, और डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर रहती हैं, तो अर्थव्यवस्था संतुलन में स्थापित हो जाती है। अर्थात जैसे ही हमने डिस्टर्बेंस किया और P स्टार को P1 पर शिफ्ट किया, तो हमने देखा कि प्राइस घटती घटती फिर से अपने पुराने स्तर पर वापस आ गई, इक्विलिब्रियम पर निर्धारित हो गई। इसका अधिक का भी केस देख सकते हैं। मान लीजिए प्राइस को हम यहाँ कर देते हैं कि मान लेते हैं कि इस P स्टार को हम यहाँ निर्धारित कर देते हैं P1 स्टार। अब ये P1 डैश है, अब P1 डैश को यहाँ हम कर देते हैं, तो उस समय हम देख रहे हैं कि जो डिमांड वाली मात्रा है यह इतनी हो गई, और जो सप्लाई वाली मात्रा है, जो आपूर्ति की जाने वाली मात्रा है वो कितनी है, वह इतनी मात्रा है। तो सप्लाई इतनी है और जबकि डिमांड इतनी है, एक्सेस डिमांड हो रहा है इतना जो एक्सेस डिमांड हो रहा है उसका प्रभाव ये होगा कि जब एक्सेस ज़्यादा डिमांड होता है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो कीमत बढ़ेगी, और कीमत बढ़ के मान लीजिए यहाँ पर हो जाती है, यह हो जाती है P2 डैश। जब P2 डैश हो जाती है तो उस स्थिति में भी देख रहे हैं हम लोग कि अब भी जो हमारी डिमांड, जो सप्लाई की मात्रा है वो इतनी है, और जो हमारी डिमांड है की मात्रा है वो इतनी है, यानी इतना हमारा एक्सेस डिमांड है। जब एक्सेस डिमांड है तो इसका मतलब है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, तो फिर वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, और P3 मान लीजिए P3 डैश होता है, और वह संतुलन जो कीमत हो जाती है वह इतनी हो जाती है। अब जब OP3 डैश हो जाती है संतुलन कीमत, तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि अब भी हमारा जो एक्सेस डिमांड है वह इतना ज़्यादा है, जबकि डिमांड इतनी है और सप्लाई इतनी है, तो इतना मतलब एक्सेस डिमांड हुआ। तो एक्सेस डिमांड का प्रभाव क्या होगा कि अब भी वस्तुओं की कीमत फिर बढ़ेगी, और यह ऊपर की ओर तब तक आएगी जब तक कि यह P1 डैश ऊपर की ओर हुआ P स्टार तक नहीं आता। जब P स्टार पर आता है तो उस समय जो हमारा एक्सेस डिमांड था वो समाप्त हो जाता है, और डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होते हैं, तो अर्थव्यवस्था फिर से अपने E पॉइंट पर संतुलन में आ जाती है। यानी हमने असंतुलन उत्पन्न किया अर्थव्यवस्था में इसमें, और एक बार ऊपर ले गए संतुलन से, एक बार नीचे ले गए, दोनों स्थिति हम देखा। जब हम जो ऊपर ले गए तो ऐसी संतुलनकारी शक्तियाँ जागृत हुई जो इसको पुनः अपने संतुलन में वापस लाई, और जब नीचे ले गए तो हमने देखा कि ऐसी संतुलनकारी शक्तियाँ जागृत हुई जो इसको पुराने संतुलन पर फिर से वापस लाई। तो इसका मतलब है कि यह जो संतुलन होगा यह स्थिर संस्थिति या स्थिर संतुलन का उदाहरण है, जिसमें हम थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस करते हैं, थोड़ा सा भी परिवर्तन कर देते हैं, तो पूरा संतुलन पुरानी स्थिति में वापस आ जाती है। अब अस्थिर संतुलन का अगर उदाहरण देखना हो तो हम बिल्कुल इसी का उल्टा कर देंगे। उल्टा का सेंस है कि डिमांड कर्व यहाँ ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है, तो यहाँ हम लोग सप्लाई कर्व ले लेंगे, और यहाँ डिमांड कर्व जो ऊपर की ओर नीचे की गिरता हुआ था, यहाँ ऊपर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर है इसका जस्ट रिवर्स। अब
इस स्थिति में हम देख रहे हैं संतुलन यहाँ पर स्थापित है, क्वांटिटी क्यू स्टार है, इक्विलिब्रियम प्राइस पी स्टार से दिखाया गया है। अब हम यहाँ संतुलन में छेड़छाड़ करते हैं, असंतुलन उत्पन्न करते हैं। असंतुलन उत्पन्न करने मान लीजिए हम प्राइस यहाँ डिसाइड करते हैं, वो P1 कीमत है। अब जब हम संतुलन को बदलना चाह रहे हैं, संतुलन में परिवर्तन कर रहे हैं, P स्टार से प्राइस P1 हो गई, तो उस सिस्टम में देख रहे हैं कि जब जैसे ही OP1 कीमत होती है तो इस डायग्राम से हमको दिख रहा है कि उस OP1 कीमत पर सप्लाई यानी जो आपूर्ति की जाने वाली मात्रा इतनी है, जबकि जो डिमांड वाली मात्रा है वह इतनी है। डिमांड ज़्यादा हो रही, सप्लाई कम हो रही है, यह एक्सेस डिमांड है। और जब एक्सेस डिमांड होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, यहाँ हम लोगों ने देखा एक्सेस डिमांड हुआ तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। तो जब एक्सेस डिमांड होगा तो ये वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, यानी P1 जो है यह ऊपर की ओर शिफ्ट करेगी, क्योंकि बढ़ रही है ऊपर की ओर जाएगी, यह ऊपर की ओर शिफ्ट करेगी। और मान लेते हैं यह जो हमारी दूसरा स्तर हो जाता है वह हो जाता है P2। अब जैसे ही कीमत वो P2 पे पहुंचा, फिर हम देखते हैं कि इस स्थिति में भी हमारे पास डिमांड ज़्यादा है, डिमांड इतना है, सप्लाई इतनी है, यानी इतना हमारे पास जो मात्रा है एक्सेस डिमांड है। जो एक्सेस डिमांड और पहले की स्थिति से और ज़्यादा बढ़ गया, एक्सेस डिमांड और ज़्यादा बढ़ने का प्रभाव ये होगा कि वस्तुओं की कीमतें और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी, फिर एयर ऊपर की ओर बढ़ेंगी। और मान लेते हैं उस स्थिति में हमारा जो प्राइस हो जाएगा वह OP3 हो जाता है। जब OP3 हो जाता है तो हम देखते हैं कि अब तो हमारी जो सप्लाई है, जो हमारी आपूर्ति की जाने वाली मात्रा है वो और कम हो गई, जबकि डिमांड वाली मात्रा और ज़्यादा बढ़ गई, यानी एक्सेस डिमांड और ज़्यादा बढ़ गया। इसका परिणाम क्या होगा कि कीमतें और ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ेंगी, और इस तरह जो अर्थव्यवस्था में संतुलन थी, जो यहाँ पर स्थापित थी, अब ये फिर से वापस नहीं आ रही है, बल्कि इससे दूर भाग रही है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था में संतुलनकारी जो शक्तियाँ हैं वह इस तरह क्रियाशील हो रही हैं, जो कि इसको अपने पुराने संतुलन को वापस नहीं ला रही हैं, बल्कि अपने पुराने संतुलन से दूर ले जा रही हैं। तो यह किसका उदाहरण हो गया, अस्थिर संस्थिति का, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का उदाहरण हुआ। इसको दूसरा ढंग से भी यहाँ देख सकते हैं हम लोग, प्राइस को नीचे करके। प्राइस को मान लीजिए हम संतुलन से नीचे कर देते हैं, संतुलनकारी कीमत हमारी P स्टार है, हम मान लेते हैं P1 डैश है, जैसे यहाँ पे हमने देखा दूसरा उदाहरण। अब जब हम P1 डैश ले लेते हैं, थोड़ा सा अर्थव्यवस्था में संतुलन उत्पन्न करते हैं, तो हमने देखा कि अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो हमारा सप्लाई की मात्रा है वह इतनी है, और जो हमारी डिमांड की मात्रा है वह इतनी है, यानी डिमांड हमारी कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी, तो इसका प्रभाव क्या होगा कि कीमतें और घटेंगी। जैसे ही एक्सेस सप्लाई होती है तो कीमत घटती है, क्योंकि उत्पादक सोचता है कीमत में कमी करके वस्तुओं को ज़्यादा ज़्यादा हम बेच दें। तो कीमत घटेगी, तो कीमत घट के नीचे आएगी, तो मान लेते हैं कीमत घट के P2 डैश हो जाती है। अब कीमत P2 डैश हो जाती है तो उस स्थिति में हम देखते हैं क्या होता है, जब ये कीमत अपने पुराने स्तर से नीचे आती है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी डिमांड की मात्रा थी वो इतनी हो गई, पहले से कम हो गई, और जो हमारी सप्लाई वाली मात्रा थी वह और ज़्यादा बढ़ गई है, इतना ज़्यादा, यानी एक्सेस डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इसका प्रभाव क्या होगा कि प्राइस में और ज़्यादा कमी होगी और यह नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। मान लीजिए हम कहते हैं कि यह जो प्राइस में शिफ्टिंग होगी वह P3 डैश हो जाती है। अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि डिमांड और कम हो गई, सप्लाई और ज़्यादा बढ़ गई, यानी एक्सेस सप्लाई हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इसका प्रभाव फिर होगा कि प्राइस में और तेज़ी में कमी होगी। तो अब यहाँ भी देख रहे हैं हम कि जैसे हमने प्राइस में कमी किया तो प्राइस में और लगातार तेज़ी से नीचे की ओर गिरने की प्रवृत्ति हो जाती है। यहाँ पर हमने वृद्धि की तो और ज़्यादा वृद्धि की प्रवृत्ति हो गई। तो दोनों स्थितियाँ दिखा रही हैं कि अर्थव्यवस्था में ऐसा क्रियाशील ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील हो रही हैं जो कि इसको अपने पुराने संतुलन पर वापस नहीं ला रही हैं, बल्कि पुराने संतुलन से दूर ले जा रही हैं। यह उदाहरण जो होगा यह अस्थिर संतुलन या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का उदाहरण है। क्लियर। तीसरे उदाहरण पर हम लोग आते हैं उदासीन संस्थिति या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यह न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है कि हम एक उदाहरण ऐसा लेते हैं जिसमें कुछ बिंदु तक यानी E1 से लेकर E2 तक ये जो रेंज है, इस रेंज में सप्लाई और डिमांड की जो स्लोप हैं वह एक जैसे हैं, दोनों के बराबर हैं। इसके बाद फिर अलग अलग हो जा रहे हैं, ये सप्लाई कर्व हो गया, यह डिमांड कर्व हो गया। लेकिन यहाँ से E1 से लेकर E2 के बीच दोनों की जो स्लोप हैं वह एक समान है, और इस हिसाब से देखा जाए तो इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी होगी वह Q स्टार हो गई। और हम मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा जो निर्धारित हो रहा है वह E बिंदु पर निर्धारित हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे हैं। तो E बिंदु पर OP स्टार साम्य कीमत हो गई संतुलनकारी, और OQ स्टार जो है वह संतुलन या साम्य मात्रा हो गई।
अब अगर हम E1 से लेकर E2, यह जो हमारा रेंज है, इस E1 से E2 के बीच हम कहीं भी आएँ, प्राइस में कभी कहीं कमी करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर कर देते हैं, प्राइस में कमी करते हैं, P1 डैश करते हैं, तब भी अर्थव्यवस्था संतुलन में रहेगी, कीमत वही रहेगी, सॉरी मात्रा वही रहेगी। अगर हम इसमें वृद्धि कर देते हैं तब भी हम देख रहे हैं कि हमारी, मान लीजिए P1 कर देते हैं, तब भी देख रहे हैं कि कीमत बढ़ रही है, लेकिन क्वांटिटी या संतुलन हमारा वही बना हुआ है। लेकिन ये तभी तक होगा जब तक हम E1 से E2 के रेंज में देखें। यहाँ भी E1 के पहले भी हम देख रहे हैं कि जो संतुलन की मात्रा है वह Q स्टार बनी हुई है, जबकि कीमत हमारी बढ़ी हुई है। अब इसके नीचे भी हम कमी करते हैं तो भी वही स्थिति आएगी, हमारी जो संतुलन काली मात्रा होगी वह Q स्टार ही रहेगी, और हमारा जो संतुलन का स्तर रहेगा वह E1 से E2 के बीच में कहीं बनता रहेगा। तो हमें देख रहा है कि E1 से E2 के बीच में संतुलन अलग अलग होगा। यहाँ पर भी देखिए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, सॉरी इस नीचे से न, इसके नीचे से न हो, मान लीजिए यहाँ तक दोनों ज्वाइंट थे। E1 से लेकर E2 के बीच जो भी संतुलन होगा वह एक नया संतुलन दिखाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था कहाँ पर स्थापित होगी E1 से E2 के बीच, ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। जबकि पूर्व में सबसे सामान्य स्थिति में क्या था कि यहाँ E बिंदु पर संतुलन था, लेकिन जैसे ही हमने परिवर्तन किया, यह या फिर ऊपर की ओर शिफ्ट हो सकती है या फिर नीचे की ओर शिफ्ट होगी, और E1 से E2 के बीच कहीं भी शिफ्ट होगी, लेकिन जो भी इसकी शिफ्टिंग होगी, जो भी इसमें परिवर्तन होगा, वह संतुलन की और साम्य की स्थिति को ही दिखाएगा। यानी इसमें अगर हम संतुलन में थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं, संतुलन को परिवर्तित कर देते हैं, तो फिर से संतुलन स्थापित होता है, लेकिन पुराने संतुलन पर स्थापित नहीं होगा, बल्कि संतुलन के किसी एक नए स्तर पर स्थापित होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने आपको स्थिर संस्थिति, अस्थिर संस्थिति या उदासीन संस्थिति, तीनों संस्थितियों के बारे में विस्तार से हम लोग बात किए हैं। आशा है आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे, सामान्य इक्विलिब्रियम या आंशिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।